अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म की अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म की खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे सबा कमर के बारे में। तो सबा कमर ने अपने एक पॉडकास्ट में कराची के हवाले से ऐसा बयान दिया है कि भाई सभी जो है वो सबा कमर के ख़िलाफ़ हो गए हैं। कराची वाले सबा कमर के ख़िलाफ़ हो गए हैं और कराची में रहने वाले लोग ये चाहते हैं कि सबा कमर को माफ़ी मांगनी चाहिए, किसी भी तरह से सबा कमर को माफ़ी मांगनी चाहिए, वरना सबा कमर को जितने भी डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जितने भी लोग हैं शोबिज़ इंडस्ट्री से रिलेटेड, सबको सबा कमर का बाइकआउट करना चाहिए। अब बात क्या है, ज़रा ये गौर कर लें, ये ज़रा सुन लें। सबा कमर से ये पूछा गया कि आपको कराची शिफ्ट हो जाना चाहिए, आप कराची शिफ्ट हो जाएं, आपको कराची कैसा लगता है। मैं आपको तीनों तरह से ये बात बता रहा हूँ। सबा कमर का जवाब ये था, अस्तगफिरुल्लाह, मैं कराची कभी भी ना रहूँ, अस्तगफिरुल्लाह। उन्होंने कहा क्या वजह है? कराची के हालात सबसे पहले आप सबको पता है, दूसरा कराची के रोड्स आप सबको पता है। लेकिन सबा कमर ने ये कहा कि मैं बड़े खुले घर में रहने की आदी हूँ, कराची में लोग ज़्यादातर फ्लैट्स में रहते हैं और फ्लैट्स में मेरा दम घुटता है, मैं फ्लैट में नहीं रह सकती। अब इस बयान के बाद एक अजीब सी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है, कि अजीब सी लड़ाई स्टार्ट होती है। उसके बाद सबा कमर को ये कहा जाता है कि सबा कमर माफ़ी मांगे। इसके अब मैं आपको बताता हूँ कौन कौन से एक्टर्स जो हैं वो कराची से लाहौर शिफ्ट हो गए। क्या वजह है कि उनको वहाँ के हालात बड़े ख़तरनाक लग रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले सबा कमर का साथ देते हुए इफ़त उमर ने कहा कि कराची के हालात तो पहले देखें, हर तरफ गंद कचरा, हर तरफ रोड टूटे हुए हैं और क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया। आप जब घर से निकलते हैं तो इस बात की कोई ज़मानत नहीं कि आप वापस ज़िंदा घर आएंगे भी कि नहीं आएंगे, क्योंकि कराची के हालात ऐसे हैं। कराची में गंद इतना ज़्यादा है, जगह जगह पर आप देखें कचरा पड़ा हुआ है, रोड्स देखें सारे के सारे रोड्स टूटे हुए हैं, पुल खस्ता हालत हो चुके हैं और कोई वहाँ पर देखने वाला नहीं, कोई वहाँ पर कानून नहीं। इस तरह की बातें इफ़त उमर ने की। अब लोगों ने ये और ज़ोर पकड़ लिया कि भाई इनको तो कभी भी कराची के किसी भी प्रोजेक्ट में कास्ट नहीं करना चाहिए। अब अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो जाहिद अहमद, जिनका ताल्लुक कराची से है, वो कहते हैं कि मैं कराची में रहता था, अब वो लाहौर में है। ठीक है, वो ये कहते हैं कि मैं कराची में रहता था, लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि मैं अपनी फैमिली के साथ, बीवी बच्चों के साथ गाड़ी में बैठा हुआ था तो डकैत आ जाते हैं। डकैत आते हैं और वो इतने बुरे तरीके से हमसे चीज़ें छीनते हैं कि मैं अपनी फैमिली को देखकर खौफज़दा हो गया कि आज तो अल्लाह ने हमें बचा लिया। अल्लाह ना करे जिस तरह से वो छीना चपटी कर रहे थे, उसी दौरान अगर फायर चल जाता तो मेरे बच्चे या मेरी बीवी या किसी को लग जाता तो हमारी तो ज़िंदगी बर्बाद हो जानी थी। तो जाहिद अहमद ने क्या किया, वेरी नेक्स्ट वीक कह लें, नेक्स्ट डे कह लें, कुछ भी कहें, वो फ़ौरन अपनी फैमिली को लेकर लाहौर शिफ्ट हो जाते हैं। और उसके बाद कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। इकरारुल हसन, जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी, अपना पूरा कैरियर, सब कुछ कराची में गुजारा, वहीं पर उन्होंने काम किया, अपना नाम बनाया, लेकिन एक वक्त आया कि जब वो अपने बच्चों को लेकर लाहौर शिफ्ट हो जाते हैं और वो कहते हैं कि कराची में आता जाता हूँ लेकिन रहूँगा अब लाहौर। लाहौर में ही वो अपना बड़ा घर बना रहे हैं, सब कुछ वो लाहौर में ही कर रहे हैं। इसी तरह से और बहुत सारे एक्टर्स हैं जो कराची सिर्फ इसलिए छोड़कर आ गए कि यार वहाँ पर रहना ज़रा मुश्किल हो गया, वहाँ पे हालात ऐसे हो गए। तो मैं ये कहता हूँ कि देखिए, सबा कमर पर ऑब्जेक्शन, चले हो सकता है उनका अंदाज सही ना हो, लेकिन उन पर ऑब्जेक्शन करने से, उन पर पाबंदियाँ लगाने से बेहतर ये है कि जो कराची को देखते हैं, जिनके अंडर है, उनको ये कहा जाए, आप लोग आवाज़ उठाएं कि कराची के हालात बेहतर हो सके। और उसके साथ साथ कराची, अब लाहौर को अगर देखा जाए तो लाहौर तो कमाल, इस्लामाबाद से भी प्यारा उन्होंने बना दिया। करप्शन, ये चीज़ें एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर देखा जाए तो लाहौर बहुत खूबसूरत है। लाहौर को एक खूबसूरत शहर बना दिया गया। लाहौर से पिंडी आते हुए जो रोड है, रोडों के ऊपर जो काम है, ये सारी चीज़ें बेहतर है। इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि अगर किसी ने ये बात कर दी है तो उस पर पाबंदी लगाने से बेहतर है अपने कराची के हालात जो हैं वो बेहतर किए जाएँ। और ये जो लोग समझते हैं ना कि तुम्हारा कराची, हमारा पंजाब, हमारा फलां, नहीं, हमारा पाकिस्तान। यार ये बात आप लोगों को समझ आनी चाहिए, हमारा पाकिस्तान। ये नहीं कि यार ये अजीब सी बातें हैं तुम लोगों के, हमारा कराची, हमारा पंजाब, ये वो, नहीं भाई, हमारा पाकिस्तान। ज़रा दिमाग को इस्तेमाल करो, किस चक्कर में पड़ गए हो। बहरहाल ये सारी बातें मैंने आप सबके सामने रखी हैं कि सबा कमर ने कैसे कहा, क्यों कहा, और उसको क्लियर करते हुए इफ़त उमर ने किस तरह से ये कहा, और कौन कौन से लोग वहाँ से शिफ्ट, और भी बहुत सारे एक्टर्स होंगे जो शिफ्ट हो चुके हैं।
और बहुत सारी बड़ी प्रोडक्शन, असल बात मैं आपको बताता हूँ, जो बड़ी बड़ी प्रोडक्शंस है, हम टीवी की, एमटी की, और जितनी जितनी बड़ी प्रोडक्शंस हैं और जितने बड़े प्रोड्यूसर हैं, ये जो मोमना भाभी और ये सब लोग ज़्यादातर इस्लामाबाद शिफ्ट हो चुके हैं। क्यों? उन पर कौन पाबंदी लगाएगा भाई? आप कराची में आपका चैनल चला, 2 तलवार से 3 तलवार और फलां और ये वो, इतनी बड़ी बड़े आपने प्रोजेक्ट्स बनाए कराची में रहकर, अब आप इस्लामाबाद क्यों शिफ्ट हो रहे हैं? इस्लामाबाद में आप अपनी प्रोडक्शन क्यों करते हैं? हम टीवी वालों पर भी आप ऑब्जेक्शन लगाएं, ग्रीन पर भी लगाएं, जियो पर भी लगाएं, जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं लाहौर और इस्लामाबाद में शूट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? उसकी वजह ये है, रोड्स टाइम पर लोग पहुंच सकते हैं, हालात बेहतर हैं। अल्लाह करे पाकिस्तान के हालात बेहतर हो, हमें इस पर नहीं लड़ना चाहिए कराची तुम्हारा या लाहौर हमारा, नहीं, पाकिस्तान हमारा। ये बात समझने की कोशिश करें, वरना शायद बिखर जाएं हम, और बिखरे हुए मोती समेटने में सदियां लग जाती हैं। उम्मीद है कि मेरी बात समझ आई होगी। चलें नेक्स्ट खबर की तरफ चलते हैं और बात करते हैं जाहिद अहमद के बारे में। जाहिद अहमद का एक पॉडकास्ट आया और उस पॉडकास्ट में उन्होंने जो बात की, उसको सुनते हुए मुझे यूँ लगा कि यार जाहिद अहमद एक समझदार और बड़े पढ़े लिखे और मतलब दीन को समझने वाले इंसान है। उन्होंने ये बात कैसे कर दी? उनसे पूछा गया कि सोशल मीडिया के हवाले से आप क्या कहते हैं, तो सोशल मीडिया, वो कहते हैं कि मुझे नफरत है सोशल मीडिया से, और उसके बाद सोशल मीडिया पर बात करने वाले, काम करने वाले सभी से मुझे नफरत है, और मुझे यूँ लगता है कि ये सारे के सारे जहन्नुम में जाएंगे। जो अपनी बीवियों को दिखाते हैं, जो अपने बच्चों को दिखाते हैं, ये सब जहन्नुम में जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए, जो मैंने कमेंट्स पढ़े उसमें से बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप क्या काम करते हैं? ये लोग तो चलें ठीक है, ये तो हैं ही जहन्नमी, जो अपने बीवी बच्चों की तस्वीरें लगाते हैं, बीवी बच्चों के साथ वीडियोस लगाते हैं। मेरी तो खैर, मेरे बीवी बच्चे आते नहीं हैं कि मुझे लगे कि यार मेरे पर बात हो रही थी, ठीक है ना। मेरे बीवी बच्चे आते भी हैं तो बहुत छोटे हैं, अगर कभी कोई आ जाए छोटा सा बेबी, आपको पता है। लेकिन मुझे ये बात अजीब लगी कि यार सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग सारे जहन्नुम में जाएंगे। वो कहते हैं, खुद पॉडकास्ट में बैठे हैं और पॉडकास्ट के खिलाफ बात करें। भाई अगर आप खिलाफ बात करें तो आप पॉडकास्ट में खुद क्यों बैठे हुए हैं? पॉडकास्ट, वो कहते हैं कि सोशल मीडिया यहाँ तक होना चाहिए था कि बिजनेस के हवाले से, ठीक है, और सोशल मीडिया पर ही आकर लोग कमेंट्स कर रहे हैं। उसको नहीं पता कि अल्लाह को क्या जवाब देना है। तो जाहिर है अल्लाह ने शोबिज़ इंडस्ट्री में काम करने की भी इजाज़त नहीं दी, और जितने बड़े इवेंट्स हो रहे होते हैं वहाँ पर आपके बीवी बच्चे साथ होते हैं और उनकी भी वीडियोस आती हैं। जाहिद भाई वैसे मुझे ज़ाती तौर पर वो बहुत अच्छे लगते हैं, मतलब उनकी एक्टिंग, उनकी बहुत सारी मैंने वीडियोस देखी यूट्यूब पर, अहादीस कुरान के हवाले से बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं कि लोगों को किस तरफ जाना चाहिए। लेकिन उसके साथ आप इसी फील्ड से रिलेटेड है और इसी फील्ड में बहुत सारे इवेंट्स पर आपके बीवी बच्चे साथ जाते हैं, और वो जब साथ जा रहे होते हैं तो आप इस तरह की बात करते हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। और मुझे तो बहुत ही अजीब लगा। माना कि चलें सोशल मीडिया पर, टिकटॉक पर जितने भी लोग जो फहाशी कर रहे हैं, जो गंदी बातें कर रहे हैं, गलीज़ बातें कर रहे हैं, कोई माफ़ी नहीं है यार, कैसे हो सकता है? बाकी तो अल्लाह के इख्तियार में, किसको बख्श दे, क्यों माफ़ कर दे, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई बंदा खुद शोबिज़ इंडस्ट्री में, ड्रामों में, फिल्मों में काम कर रहा है, और फिल्म में काम करते हुए मुझे ये बताएं कि फिल्म में जब आप काम करते हैं या किसी ड्रामे में रोमांटिक सीन करते हैं तो वो सारे सीन्स माफ़ी है उसकी? बताएं, नहीं माफ़ी। और जब प्रीमियर या कुछ होता है जहाँ पर आपकी अपनी वाइफ फैमिली जा रही होती है, तो क्या वो सब माफ़ी है? नहीं माफ़ी यार, माफ़ी तो हमें भी नहीं है, किसी को नहीं है। लेकिन जब आप खुद ऐसा काम करें और फिर किसी पर उंगली उठाते हैं तो फिर लोग नीचे कमेंट सेक्शन में ये सब कुछ लिखते हैं कि भाई आप कौन सा मौलाना तारिक जमील साहब के साथ होते हैं, या आप कौन सा मुफ्ती तारिक मसूद साहब के साथ होते हैं, या आप कौन सा डॉक्टर इसरार अहमद साहब के शागिर्द हैं और उसको लेकर, उनके मकसद को लेकर आगे चल रहे हैं। तो ये सारी बातें आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। खैर, आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं वनीज़ा अहमद के बारे में। वनीज़ा अहमद है, सॉरी यार अगर गलती हो जाए, मैं अक्सर कर देता हूँ, लेकिन उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही यार, बहुत बड़ी बात। वनीज़ा अहमद ने बहुत ज़बरदस्त बात की और उन्होंने कहा कि मैं अपने आप को हमेशा बहुत फिट समझती थी और मैं समझती थी कि मुझे तो कभी कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं जिम जाती हूँ, डाइट का ख्याल रखती हूँ। आप सबको याद होगा कि वो बहुत बड़ी मॉडल थी, उन्होंने अपनी फ़िटनेस का बहुत ख्याल रखना होता था और रखती भी थी, बहुत कामयाब थी। लेकिन वो कहती हैं कि एक दिन मैं शूट से वापस आती हूँ तो मुझे ना अजीब सा सर में दर्द होता है। अब ज़रा गौर से सुनिएगा, एक वो लड़की जो कहती है कि मैं समझती थी कि मैं हमेशा फिट रहूँगी, मुझे क्या होना है, मैं शूट से वापस आती हूँ तो मुझे सर में दर्द होता है। मैं
मेडिसिन लेती हूँ, सर का दर्द नहीं जाता, वक्तन फ़वक्तन वो दर्द होता रहता है। मैं टेस्ट करवाने के लिए जाती हूँ तो मुझे ये कहा जाता है कि आपको तो कैंसर है, आपको तो कैंसर है। मैं हैरान हो गई कि मुझे कैंसर कैसे हो सकता है। अब वो जो टेस्ट थे ना, वो सर का दर्द, वो बिल्कुल शुरुआत थी। जब उन्होंने ये टेस्ट करवाया तो वो बिल्कुल शुरुआत थी, तो वो उनको फ़ौरन पकड़ा गया, वो टेस्ट जो है वो उसमें आ गया फ़ौरन कि इनको कैंसर है। तो जब उन्होंने उस कैंसर का इलाज करवाना शुरू किया, ज़ाहिर है तकलीफ़ दे इलाज होता है, वो कीमो फिर लेज़र जो भी होते हैं, शुआएं वाएँ जो भी, बहुत तकलीफ़ दे होता है। तो वो कहती हैं कि मैं किसी के घर गई तो उस आंटी ने कहा कि वो फ्रिज के ऊपर जो सूरतें पड़ी हैं ना, वो इनको दे दें पढ़ने के लिए। कहती हैं कि मैंने जब वो पढ़ना शुरू की और दोबारा मैंने टेस्ट करवाया तो डॉक्टर्स भी हैरान हो गए कि ये क्या, ये कैसे हो गया। और ये खबर मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस शो में कब कही थी, मतलब कितनी पुरानी है, लेकिन जब वो वीडियो मैंने देखा, मैंने डेट नहीं देखी, मैंने ये देखा कि इस बात को आप तक पहुंचाना चाहिए कि किस तरह से अल्लाह अपनी आयात के ज़रिए, अल्लाह ताला अपने कलाम के ज़रिए इंसान के अंदर से वो जरासीम ही निकाल देते हैं जो उसके लिए जानलेवा होते हैं, जो उसके लिए तकलीफ़ दे होते हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक ऐसी एक्ट्रेस भी हैं जो कहती हैं कि लोग, जब मैं डिप्रेशन का शिकार हुई तो लोग मुझे कहते हैं नमाज़ पढ़ लो, नमाज़ पढ़ लो, नमाज़ पढ़ लो। भाई नमाज, मुझे डिप्रेशन है तो नमाज से मैं कैसे ठीक होंगी। और एक तरफ वो एक्ट्रेस हैं जिनको कैंसर का कहा गया कि आपको कैंसर हो गया भाई, और वो कहती हैं कि मैं सूरतों के बाद जब इलाज करवाती हूँ, वो पढ़ने के बाद मैं अल्लाह के करीब हो गई, मुझे यकीन आ गया कि जो कुछ भी अल्लाह के इख्तियार में है, तो वो मेरे से सारी वो परेशानी दूर होगी वो सूरतें पढ़ते हुए। और जब टेस्ट आते हैं तो और भी मैं हैरान होगी। और दूसरी तरफ वो एक्ट्रेस जो अभी इस फील्ड में आती हैं और वो कहती हैं कि लोग मुझे कहते हैं नमाज़ पढ़ लो, नमाज़ पढ़ लो, लेकिन मेरी परेशानी को कोई नहीं समझता। बात यह है कि जब कोई बड़ा एक्टर इस तरह की बात करता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि यार ये अल्लाह के करीब है, अल्लाह के करीब हैं और ये बात समझते हैं कि जो अल्लाह कर सकता है वो कोई और नहीं कर सकता। उम्मीद है कि मेरी ये बातें समझ में आई होंगी। जब भी ज़िंदगी में कोई परेशानी, मुश्किल आए तो अल्लाह से मांगे, अल्लाह देने वाला, और जब अल्लाह देता है तो उसका मुकाबला कोई और नहीं कर सकता। उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।